आप अभी जीते नहीं हैं और कट्टा से सटा करके उठा लेने का आपका पूरा प्रोसेसन चल रहा है। एसआईआर बिल्कुल पारदर्शी तरीके से किया गया और हर बूथ पे किया गया। लोग आए, हमारे बूथ पर भी आए, और मैं तो ये कहूँगा कि कुछ छूट ही गया जो विस्थापित लोग थे। ऐसे मुझे लगता है कि 25-50 आदमी छूट गए जिनको कट जाना चाहिए था। कि उनकी इश्क में क्या क्या नहीं फसाने हुए, उनकी इश्क में क्या क्या नहीं फसाने हुए, कभी हीरे जलाए गए, कभी कोयले तराशे गए। तो वही हुआ है। 2013 में भी ऐसे ही मीडिया ने मोदी का बहुत बड़ा गुब्बारा बनाया, और उनका संगठन था आरएसएस, पहले से काम कर रही थी लगभग सालों से, 70-80 सालों से। आरजेडी को जो मत आया है, सभी पार्टियों से अधिक मत आया है, भले सरकार नहीं बना रहे हों। और ये बता रहे थे कि 150 सीट से ज़्यादा लाके हम सरकार बनाएंगे, नौकरियों का तांता लगा देंगे। हमारी पैदाइश को भी 1 साल ही पूरा नहीं हुआ था। हमने मेहनत किया, गांव-गांव जाके हमने धूल फांका। 6,500 गाँव में प्रशांत किशोर जाके अपनी बातों को रखा। उसका मंथन हम लोग 20 तारीख को कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह हो गई कि हम अपनी बातों को जनता तक नहीं पहुंचा सके सही तरीके से। तो प्रशांत माने पर मीन्स होता है दूसरा अंत किशोर है, वो प्रशांत किशोर नहीं है, दूसरे को अंत करने वाले वो किशोर है। आप पहले से तो थे नहीं, अचानक दावा करते हैं हम 150 पौने 200 सीट ले आएंगे, सरकार बनाएंगे, राजनीति से संन्यास ले लेंगे, तो इससे काम नहीं चलने वाला। आपको जनता के बीच जा करके जन समस्या को समझना पड़ेगा। जनता क्या चाहती है उसमें मिलना पड़ेगा। ये नहीं जो आपका पेड स्टाफ है वो आपको जनता के लेकर आए, बात कराए। आप खुद भी जाइए, तो खुद भी समझिए तो। लेकिन इस अखरपाना से नहीं चलेगा। यहाँ की जनता जिस तरह से नकार दी है वो नकारती रह जाएगी जब तक अब जनता के बीच जनता की समस्या को समझने की कोशिश नहीं कीजिएगा। 13 लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है। 2900 किलो आरडीएक्स दिल्ली में लाल किले के पास आपको पहुंच जा रहा है। अमित शाह भी गृह मंत्री पद पे बने, उनको शर्म नहीं है? नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। मैं हूं निशा श्री, और आज हम जिस मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं वो है कि अब जब मतगणना के बाद जो चुनाव का जो परिणाम आया है, तो उसके बाद बड़ी हताशा है विपक्ष के जो दलों में, साथ ही साथ जो एक नई पार्टी उभर के आई थी जनसुराज में, जिसके कर्ता धर्ता है प्रशांत किशोर। और आज उन्होंने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। कल दिन भर जो है वो आरजेडी की मीटिंग चलती रही। इसके अलावा अगर कांग्रेस के नेताओं से भी अगर हम बात करें तो वो ये तीनों में एक चीज़ कॉमन दिखाई देती है कि वो सब ये 10,000 वोट का मुद्दा उठा रहे हैं, एसआईआर में बहुत सारे मतदाताओं के नाम के हट जाने की बात कर रहे हैं। और उसके बाद अगर आज हम विशेष रूप से प्रशांत किशोर के मुद्दे पे बात करें तो आज वो बिल्कुल ही एक डिप्लोमेट की तरह बोलते हुए नजर आए अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि जैसे ही उनसे वो सवाल किया गया कि आप तो कह रहे थे कि अगर 175 सीट या 125 सीट नहीं आएगी तो आप राजनीति को छोड़ देंगे, लेकिन इस पर फिर उन्होंने बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से आंसर किया कि मैं किस पार्टी में था या फिर मैं कौन से पद में था जो मैं राजनीति को छोड़ देने की बात करूं। तो आज इसी मुद्दे पे हमने हमारे स्टूडियो में बुलाया है अलग अलग पार्टी के लोगों को कि वो इस मुद्दे पे बात करेंगे कि जो जीत गए वो तो अपने जीत का जश्न मना रहे हैं, लेकिन जो हार गए अभी भी वो अपने हार से उभर नहीं पाए हैं। तो हमारे साथ हैं कांग्रेस के युवा नेता कौशल आनंद जी, साथ में हैं इंजीनियर शिवनंदन शाह जी जो कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं अमिताभ जी हमारे साथ में, रामलला ठाकुर जी हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, और अब्दुल माजिद अबनियाजी जी हैं जनसुराज के वरिष्ठ नेता, और वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी हमारे साथ में हैं। तो सबसे पहले कौशल आनंद जी आपके पास ही आते हैं, क्योंकि आपकी पार्टी के जो पप्पू यादव हैं वो उन्होंने भी आज एसआईआर के मुद्दे को उठाया है, 10,000 वोट को उठाया है, चुनाव आयोग तक को तो उन्होंने चपरासी कह दिया है अमित शाह का। तो क्या कहेंगे आप? नहीं, चपरासी नहीं, मतलब अभी जो ज्ञानेश गुप्ता जी हैं, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, वो मतलब अमित शाह के ही सहकारिता विभाग में पहले से रहे हैं, और वो आपने उनका देखा होगा पहले कि जब उन्होंने मीडिया इंटरेक्शन किया तो उन्होंने किस प्रकार कहा था कि चुनाव आयोग, मतलब ऐसे नेता है वो ब्यूरोक्रेट की तरह बात ही नहीं करते हैं। ब्यूरोक्रेट जैसे मैं पहले भी कहता आया हूँ कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने एक आरोप लगाया कि ऐसे ऐसे हुआ है, वोटों में गड़बड़ी हुई है, जोड़े गए, ये है वो है, बहुत सारे चीज़ हमारे राहुल गांधी तथ्यों के साथ रखा, और वो तथ्य भी चुनाव आयोग के ही थे, उनके
वेबसाइट से डाउनलोड किए गए थे, बहुत सारी चीज़ें थी। चुनाव आयोग ने क्या किया, तुरंत से वो वेबसाइट पहले बंद कर दिया कुछ दिनों के लिए, उसके बाद आए सामने और कहें कि उनको शपथ पत्र में देना पड़ेगा, मतलब यही टोन था उनका, इसलिए मैं ऐसे यूज कर रहा हूं, नहीं तो सरेआम 7 दिनों के भीतर उनको माफी, कोई लीडर नहीं है, पूरे देश से माफी मांगनी पड़ेगी, ऐसे यही टोन था उनका। सबसे पहली बात तो केचुआ केंद्रीय चुनाव आयोग जो है वो अब एक, जैसे पहले ईडी सीबीआई काम करती थी वैसा ही काम कर रही है। हम बीजेपी से लड़ ही नहीं रहे थे, शुरू से ही हम बीजेपी से लड़ ही नहीं रहे थे, हमारी लड़ाई थी चुनाव आयोग से, चुनाव आयोग से ही हम लड़ रहे थे स्टार्टिंग से। उसके बाद अगर आप वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, मनरेगा, ये पैसे, पहले भी प्रधानमंत्री सम्मान निधि, जो किसान सम्मान निधि, चुनाव से कुछ दिन पहले 2-2 हज़ार रुपए आते थे, उसके बाद चुनाव होता था, उसमें भी हमने कोई तीखी टिप्पणी नहीं की। लेकिन ये जो योजना आया कि 10,000 रुपए रोजगार, कौन सी महिला 10,000 में क्या रोजगार, सब्जी बेचेंगी ग्रेजुएट महिलाएं या जीविका दीदी जो होंगी या कुछ भी, 10,000 रुपए उनके आए, 1,40,00,000 या 20 लाख महिलाओं के खाते में आए, और एकदम डेट वार दिनांक दिया कि ये शुक्रवार को इतना 20 लाख महिलाओं में आएंगे, के खाते में आएंगे, उसके बाद इसमें आएंगे। अब वो 1 करोड़ महिलाएं मात्र नहीं है, वो 1 करोड़ जो जीविका दीदी थी उनको 10-10 हज़ार रुपए मिले, और चुनाव आयोग एकदम चुप था, एकदम निष्क्रिय था, वो जाके प्रचार भी कर रही थी और उनको सहायक की भूमिका में भी यूज किया गया है। एक और जादू मैं आपको बताता हूं मैडम, क्या हुआ है कि पहले जो है बीएलएस बनते थे वही बूथ के लोग बन सकते थे, अभी नया नया मुझे पता चला है कि तमिलनाडु, केरला और जहां भी अभी चुनाव, पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, चूंकि वहां पे हर बूथ पे बीजेपी का कार्यकर्ता अभी नहीं है, वहां पार्टी बहुत अभी छोटे लेवल पे काम, मतलब है उतनी बड़ी नहीं, केरला और तमिलनाडु में तो नहीं है, पश्चिम बंगाल में है थोड़ी बहुत। वहां पे क्या है कि असेंबली का कहीं का भी अब लोग जो है वो, चुनाव आयोग ने आज ये जिस दिन रिजल्ट आ रहा था उसी दिन एक छोटा सा बदलाव किया, ऐसा विपक्ष आरोप लगा रहा है, ये चीज कर दिया है। इस प्रकार से चुनाव आयोग बीजेपी के लिए ओपनली बैटिंग कर रही है, तो हम कैसे इतनी बड़ी संस्था पे, आप चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहे हैं। 5 नवंबर को राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था, हाइड्रोजन बॉम्ब का खुलासा किया था हरियाणा चुनाव को लेकर के, उसमें उनकी मेरी समझदारी थोड़ी कम है इन मामलों में, आप समझा सकते हैं कि वो किस मुद्दे पर था, वो क्या चाहते थे? वो यही चाहते थे कि अगर चुनाव, जैसे चुनाव आयोग ने कहा कि जिनका भी एड्रेस में गृह संख्या 0 है वो सड़कों पे रहने वाले लोग हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एक गृह संख्या जिसका अगर 126 गृह संख्या मान के चलिए, वहां पे 80-80 लोग थे। एक ही जो एक कितना बड़ा कॉमेडी है कि कैसे ठीक होगा? करेक्शन तो चुनाव विभाग ही करेगी ना, चुनाव विभाग ही करती आती थी, शुरू से करती आती थी। अगर कोई आरोप, कोई गलती हम निकालते थे उनकी, तो चुनाव आयोग सबसे पहले आके उस पर रिस्पॉन्ड करती थी कि सर हमारी गलती है, हम जांच कर रहे हैं, हम बता रहे हैं। चुनाव आयोग उस तरह बात ही नहीं कर रहा है। वो आप लोग एसआईआर को क्यों, तो फिर आप लोग एसआईआर का विरोध क्यों कर रहे हैं? एसआईआर का विरोध नहीं कर रहे, एसआईआर के टाइमिंग का विरोध कर रहे। अभी चुनाव हो गया, अभी एसआईआर करवाते ना। मतलब अब जितने भी राज्यों में होना है एसआईआर, उसका विरोध नहीं करेगी कांग्रेस? अब चुनाव से जस्ट पहले करवाएंगे, भागा भागी। अभी मैं देख रहा हूं कि मीडिया दिखा रही है कि देखिए बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठिए भाग रहे हैं, 2 लोग सर पे सामान लेके भाग रहे हैं, मीडिया कैमरा लेके उसके पीछे भाग रही है, आज बड़े बड़े न्यूज चैनल जो है, न्यूज एजेंसी, वो दिखा रही है। तो ये पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा बीजेपी के लिए एक मैदान तैयार किया जा रहा है कि मुद्दों पे चुनाव ना हो, अंतिम समय में 10-5 हज़ार रुपए दे दिए जाए, डायरेक्टली वोट खरीदे जाए। यही एक, मतलब कमोबेश यही चीज है जिसमें चुनाव आयोग, अगर बड़े नेता है उसके ऊपर ईडी सीबीआई, मीडिया तो मैडम आई एम सॉरी टू से, बट मीडिया पे भी बहुत बड़ा हमारा आरोप है। तो ये सारी चीजें हैं हमारी। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आरजेडी के इंजीनियर शिवनंदन शाह जी आपके पास बढ़ते हैं। और आरजेडी ने भी कल अपनी मीटिंग की और उसमें मुद्दा 10,000 वोट और ये जो एसआईआर है इसका मुद्दा उठा, और उसके बाद जो कमियां रह गई उसको पूरा करने की बात आई है। आपको क्या लगता है? सबसे पहले आपके व्यूअर को हमारे तरफ से हार्दिक बधाई। चुनाव के बाद ये पहला आपने मीटिंग रखा है, इसके लिए आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जानकर ये खुशी होगी कि कल विधायक दल की बैठक थी आरजेडी का, उसमें हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी विधायक दल के नेता चुने गए। हम आपके चैनल के माध्यम से उनको बधाई भी देते हैं इसके लिए। एसआईआर में तो जो अभी हमारे पूर्व के वक्ता कौशल जी बोल रहे थे, हाइड्रोजन बम के बारे में आपने पूछा था। हाइड्रोजन बम तो राहुल गांधी के लिए था, जो मोरलिटी के हिसाब से राहुल गांधी सोचते थे उनके हिसाब से बम था, लेकिन चुनाव आयोग के साथ के अपेक्षा कुछ नहीं था। वो कभी भी जनता के या जो आरोप लगाए गए चुनाव आयोग पर, चुनाव आयोग ने कभी भी
उसका उस आरोप को एलिमिनेट करने, क्या होना चाहिए था? चुनाव आयोग को क्या करना चाहिए था? चुनाव आयोग को से डोर टू डोर जा करके आदमी को वेरीफाई करके, वो तो किया ना ऐसा यार। नहीं किया है ना, यही तो बम है। इस तरह के कई और घटनाएं हैं जो कागज पर साइन करते हुए आपका अजीत अंजुम जी भी दिखा रहे हैं, और हमारे जो जीरो आवास में जीरो लिखा हुआ है, बहुत से जेंट्स हैं तो उनका लेडीज का नाम है, लेडीज हैं तो जेंट्स का नाम है, किन्हीं के फादर का नाम फलाने जगह है, फोटो है। तो इस तरह से ये सब घटनाएं क्या है, तो इस पर तो लोकतंत्र में इस संवेदनशील मामला है, लेकिन चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार ने इसको एकदम से नकारा और डर करके ये मोदी और ये शाह के डर से उन्होंने जो कहते गया वो करते गए। तो इसमें अभी भी जो अभी राज्यों में चुनाव होना है उससे पहले एसआईआर के द्वारा ये उनको चुनाव आयोग को एफिडेविट देना होगा या देना चाहिए कि हमारा वोटर लिस्ट क्लियर है, कोई भी व्यक्ति इसको जांच सकते हैं, परख सकते हैं, और ट्रांसपेरेंट रूप में उनको रखना होगा लोगों के बीच में। एफिडेविट चाहते हैं आप? हाँ, एफिडेविट माने एक आश्वासन चाहिए कि हमने जो बनाया है वोटर लिस्ट वो हर तरह से स्वच्छ और पारदर्शी है, कोई किसी का इसमें न हटाया गया है, न इसे वंचित रखा गया, न किसी फालतू आदमी को जोड़ा गया है, इस तरह का होना चाहिए। ठीक है, भाजपा के अमिताभ जी उनके पास पढ़ते हैं और आपसे पूछते हैं कि आज जनसुराज हो या आरजेडी या कांग्रेस हो, सब एक लाइन से 10,000 ही वोट और आपके एसआईआर में जो काट छाट किए गए थे उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, और आज तो प्रशांत किशोर ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस पूरे नतीजे को लेकर। सबसे पहले फर्स्ट लुक बिहार के दर्शकों को मेरा नमस्कार। प्रशांत किशोर जी हमारे देश के माननीय नागरिक हैं, स्वतंत्र हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं किसी भी मुद्दे के लिए, ये उनका विशेषाधिकार है। रही बात इस्तीफा की बात चल रही थी या संन्यास की बात चल रही थी, ये भी उनका व्यक्तिगत मुद्दा है। ये वो बोलते तो प्रेस में है, मीडिया में है, सब जगह बोलते हैं कि मैं ऐसा करूँगा, नहीं करते हैं तो ये उनकी समस्या है, जनता सब देख रही है। रही बात एसआईआर की, तो एसआईआर कोई पहली बार नहीं हुआ है, एसआईआर एक क्रम तरीके से हमेशा होते रहता है। अब अगर हमारे कांग्रेस के मित्र चाहते हैं या विपक्षी चाहते हैं कि नहीं, पिछले 10 वर्षों में जितने विस्थापित थे, जितने मृत थे, जितने फर्जी थे वे सब रहें, तो वो ये एक अलग बात है। मेरा तो ऐसा मानना है कि एसआईआर बिल्कुल पारदर्शी तरीके से किया गया और हर बूथ पे किया गया, लोग आए, हमारे बूथ पर भी आए, और मैं तो ये कहूँगा कि कुछ छूट ही गया जो विस्थापित लोग थे, ऐसे मुझे लगता है कि 25-50 आदमी छूट गए जिनको कट जाना चाहिए था। तो एसआईआर का मुद्दा तो बिल्कुल बेबुनियाद है। अब रही बात 10,000 की, अभी 10,000 क्या है, 10,000 जो दिया गया उससे पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ये इन लोगों को पच नहीं रहा है कि 20 साल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डबल इंजन की सरकार चलाते हुए 20 साल हो गया और एंटी इनकम्बेंसी कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है, ये चीज़ इनको नहीं पच रहा है। 10,000 या कोई भी लोक कल्याणकारी योजनाएं हम लोग पहली बार लाए थे, हम लोगों की 1 करोड़ 20 लाख जीविका दीदी पहले से है, प्रधानमंत्री मोदी जी की भी लखपति दीदी योजना है, ये सब हम लोग महिला सशक्तिकरण की दिशा में वर्षों वर्ष से चल रहा है। नीतीश जी जब सत्ता में आए थे उसमें शिक्षा का क्या हाल था, उस वक्त ड्रॉप आउट्स होते थे, चौथा पचमा के बाद लड़के बच्चे नहीं आते थे, इसके लिए उन्होंने साइकिल, पोशाक योजना, आहार योजना, मिड डे मील को लागू किया, जिसके कारण ये तो तब से चला रहा है। फिर कन्या उत्थान योजना, लड़कियों की शिक्षा ऊपर तक कैसे शिक्षित हों, इसके लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं, इसको चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है। अब तत्काल में ये चीज़ है कि 10,000 है तो ये कि 10,000 अभी का है, ये आगे के उनके सशक्तिकरण के लिए है कि उनको 2 लाख तक की राशि दी जाएगी। इस चीज़ के लिए भी चुनौती कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी, उनका कहना है कि आप नहीं दे पाइए। नहीं, हम तो ये नहीं कह रहे ना कि हम कोई 10,000 का महीना देंगे, हम ये कह रहे हैं कि अभी 10,000 ये दिया गया और जिसका जैसा काम होगा उसके बाद उसको इवेल्युएट करते हुए 2 लाख तक की सहायता राशि दी जाएगी, ऐसा हम लोगों ने कहा है। रही बात योजनाएं की, तो सभी विपक्षी दल हम लोगों 10,000 की बात कर रहे थे, वे 30,000 की बात कर रहे थे। हमने 125 यूनिट बिजली अगर फ्री की राहत दिया, फ्री को इसी से तो काम नहीं चलता है, तो उन लोगों ने 200
तो वो क्या कर रहे थे? हाँ, ठीक है, उनका बस वो आप कहते हैं कि योजना उनकी फेल हो। हाँ, उनकी बात को जनता उनके बात को नहीं स्वीकार की, लगा कि ये चुनाव के निमित्त बोल रहे हैं, बस इतनी सी बात। रामलला ठाकुर जी जेडीयू से हैं आप, और पप्पू यादव हों या फिर जो कांग्रेस के कुछ लोग हों या आरजेडी के कुछ लोग हों, उनका अभी भी भरोसा है नीतीश कुमार के ऊपर? आस लगा के बैठे हैं कि नीतीश कुमार एनडीए से हट करके इंडी गठबंधन में आ जाएंगे? पप्पू यादव भी आज रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इंडी गठबंधन ही उनका मूल पार्टी है उनकी, उनको वापस आ जाना चाहिए और इंडी गठबंधन के साथ मिल करके जो है वो सरकार चलानी चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट लोग बिहार के तमाम मीडिया चैनल को धन्यवाद, जो आप हमारी जीत के बाद इस तरह के कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किए हैं, उसके लिए हम अपने दल की तरफ से भी आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। अब जो आपने क्वेश्चन आपका रहा, जो कांग्रेस वाले पप्पू यादव बोलते हैं, ठीक है, एक बात बताइए कि बहुत आए दिन लोग रात में सपना देखता है और ये सारे लोग जो है वो दिन में सपना देख रहे हैं। पर आप भली बात ही जान रहे हैं कि हमारा जो कैंपेनिंग हुआ था, एनडीए का जो भी कैंपेनिंग हुआ था, उसमें माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारा कैंपेनिंग था और उन्हीं को बेस मान करके लोग इलेक्शन लड़े थे। तो फिर हमारी जीत सुनिश्चित होने के बाद हम भाजपा और हमारा एनडीए या ये क्या कहते हैं लोजपा, एलजेपी और ये हम लोग सब तो कंबाइंड लड़े थे। फिर आपको आरोप से भी फ्री कर देंगे, वो 10,000 का आरोप, SIR का आरोप भी खत्म हो जाएगा अगर आप एनडीए में चले जाए, नहीं, इंडी गठबंधन के साथ चले। मेरा कहने का मतलब है, आप एक बिंदु उठा रहे हैं प्रशांत किशोर की बात, आप कह रहे हैं ना 10,000 का फैक्टर है, वो ज़्यादा डोमिनेट किया। जितने बिहार के जनता है वो मूर्ख है क्या? आपके 15 साल के शासन भी तो देखे हैं ना, जो आपको कौन सा कुकर्म से आप सत्ता में थे और वो प्रायश्चित आप आज तक भोग रहे हैं। भोगने के पीछे क्या है? आप अभी जीते नहीं हैं और कट्टा से सटा करके उठा लेने का आपका पूरा प्रोसेसन चल रहा है, पूरे बिहार में प्रोसेसन चल रहा है। और प्रशांत किशोर की जहां तक बात है, तो प्रशांत माने पर मीन्स होता है दूसरा अंत किशोर है, वो प्रशांत किशोर नहीं है, दूसरे को अंत करने वाले वो किशोर है। जितने भी पार्टी के उनमें पार्टी में जो लोग गए हैं, सारे को 30-30 हजार रुपया लेके नॉमिनेशन करा लिए कि आप एक कंस्टिट्यूएंसी से, एक विधानसभा से आप 20-20 आदमी से 30-30 हजार रुपया लेके फॉर्म फिलअप करा लीजिए कि भाई जो विधायक के उम्मीदवार है ये फॉर्म फिलअप करे, किसी एक को हम सेलेक्ट करेंगे और ये 30,000 रुपया जो वापस नहीं कराएंगे। तो ये तमाम जो वहाँ के जो कैंडिडेट या जनता थे उस सबको तो वो अंत न कर दिए। इनका कहना है कि जनसुराज का अंत कर दिया प्रशांत किशोर जी ने। अब्दुल माजिद जी, आप जनसुराज के लिए काफ़ी कार्य करते रहे हैं बढ़ चढ़ करके, आप क्या कहेंगे? आज के प्रेस मतलब आप काफ़ी निराश भी लग रहे थे शुरुआत में, लेकिन फिर जब जो रिजल्ट आया, लेकिन उसके बाद प्रशांत किशोर को आप डिफेंड भी कर रहे हैं और प्रशांत किशोर ने आज ये भी कहा है कि इन मुद्दों को लेकर अगर उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा तो वहाँ भी जाएंगे। आप क्या कहते हैं? देखिए मैडम, सबसे पहले तो आपके व्यूअर्स को मुबारकबाद, साथ में जो माननीय सदस्य जीत के आए हैं और प्रचंड बहुमत से जो सरकार बनने जा रही है, उन सबों को मुबारकबाद। रही बात प्रशांत किशोर जी की, तो फिक्र उनकी होनी चाहिए जो लोग 15 साल पहले से मलाई खाते हुए आ रहे थे और ये बता रहे थे कि 150 सीट से ज़्यादा लाके हम सरकार बनाएंगे, नौकरियों का तांता लगा देंगे। हमारी पैदाइश को भी 1 साल ही पूरा नहीं हुआ था, हमने मेहनत किया, गांव-गांव जाके हमने धूल फांका, 6,500 गाँव में प्रशांत किशोर जाके अपनी बातों को रखा। उसका मंथन हम लोग 20 तारीख को कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह हो गई कि हम अपनी बातों को जनता तक नहीं पहुंचा सके सही तरीके से, या फिर सरकारी तंत्र के सामने लोग मजबूर होके गलत कदम उठा के हमको नकार दिया। रही बात प्रशांत किशोर की, तो भाई ने तो प्रशांत किशोर का मुआवजा कर दिया कि प्रशांत का क्या मतलब। प्रशांत किशोर को एरोगेंट तो सब लोग मानते हैं, इवन वहाँ के भी एक पत्रकार ने जब उनके ऊपर ये सवाल किया कि आपके अंदर एरोगेंस है, तो उन्होंने भी कह दिया कि हाँ आप होंगे बहुत बड़े पत्रकार, जाइए। और तो उनकी एरोगेंस को एक बहुत बड़ा मुद्दा तो बनाया जा रहा है। देखिए मैडम, जब कोई भी आदमी नए सिरे से आता है तो उसकी हिम्मत अफजाई होनी चाहिए, लेकिन यहाँ का जो तंत्र है और जो खासकर मीडिया ग्रुप के कुछ लोग हैं, आप लोग तो बहुत
सटीका सवाल पूछते हैं, जवाब के भी आप लोग एक तरफा नहीं चलते हैं, लेकिन कुछ मीडिया ग्रुप ऐसा है कि बार बार उन्हीं पॉइंट पे चोट पहुंचाने का काम करता है जो सरकार की तरफ से उसको आदेश मिलता है। हाँ। मैं आपको बता दूं, प्रशांत किशोर महासागर है और शेर चोटिल होने के बाद और खूंखार हो जाता है, मैदान छोड़ के नहीं भागता है। हम लोग बिहार को नहीं छोड़ेंगे और जब तक बिहार को सुधार नहीं देंगे, जब तक हम लोग बिहार से हिलने वाले नहीं है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं रविंद्र कुमार सिंह जी, आपके पास आते हैं कि आपका क्या कहना है इस पूरे विश्लेषण को। आपने सुना, हर एक पार्टी के लोगों ने अपने अपने मंतव्य रखे, आप क्या कहें? देखिए, बहुमत आने के बाद जो दल बहुमत में आते हैं उत्साहित रहते ही हैं, जो पिछड़ जाते हैं वो आरोप प्रत्यारोप लगाते ही हैं। लेकिन इसमें कहीं से कोई दो मत की बात नहीं है। एनडीए ने, जो बीजेपी और जदयू ने कुशल प्रबंधन के कारण यह चुनाव जीता। और चुनाव में ठीक है कुछ खामियां सब में है, लेकिन उस खामियां को न देखते हुए, नकारते हुए, जो आपस में वो भी गठबंधन में थे, आपस में गठबंधन में जो थोड़ा मोड़ा विवाद भी था उसको कहीं बाहर नहीं आने दिया गया और वो लोग चुनाव मिलजुल करके लड़े हैं। और मिलजुल करके लड़ने के बाद, और जो योजनाओं की बात जो है, तो कई जगह की सरकारें इस तरह की योजना चुनाव के समय चलाती है जिसका लाभ वो लेती रही है। अब इससे पहले आप बताए हैं जदयू के साथी भाजपा के, जो पहले भी मतलब लड़कियों को साइकिल, पोशाक, ये सब योजना दे करके शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया गया था। हाँ, ये ठीक है जो यह योजना जो 10,000 की बात ये लोग करते हैं, तो थोड़ा चुनाव के नज़दीक आने के बाद मतलब इसको लागू किया गया है, जिस पर इन लोगों को उंगली उठाने का मौका मिल गया। लेकिन अब आ जाते हैं हम प्रशांत किशोर जी की बात है। तो प्रशांत किशोर जी इस बार चुनाव लड़े, बड़े बड़े दावा किए। दावा मतलब उसको क्या कहते हैं, एक अहंकार भी उसे कहा जा सकता है, हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस भी कहा जा सकता है। लेकिन इस तरह आप पहले से तो थे नहीं, अचानक दावा करते हैं हम 150 पौने 200 सीट ले आएंगे, सरकार बनाएंगे, राजनीति से संन्यास ले लेंगे, तो इससे काम नहीं चलने वाला। आपको जनता के बीच जा करके जन समस्या को समझना पड़ेगा, जनता क्या चाहती है उसमें मिलना पड़ेगा। ये नहीं जो आपका पेड स्टाफ है वो आपको जनता के लेकर आए, बात कराए, आप खुद भी जाइए तो, खुद भी समझिए तो। लेकिन इस अखरपाना से नहीं चलेगा। यहाँ की जनता जिस तरह से नकार दी है वो नकारती रह जाएगी जब तक आप जनता के बीच जनता की समस्या को समझने की कोशिश नहीं कीजिएगा। अब्दुल माजिद जी, आपकी देखिए, रविंद्र भाई जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और इनकी हम लोग बहुत इज्जत करते हैं और दिल से इज्जत करते हैं। अभी इन्होंने प्रशांत किशोर जी के बारे में जो कहा है, ठीक है, इनकी अपनी सोच हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनकी सोच बिल्कुल अलग है, लेकिन प्रशांत किशोर जिस मकसद को लेकर बिहार में आए थे, पलायन की बात कर रहे थे, शिक्षा की बात कर रहे थे, जो भी मेन इशू था बिहार की, उन मुद्दों को वो उठा रहे थे। लेकिन जनता अगर नहीं समझ सकी, लेकिन वोट्स तो आए हैं, ऐसा नहीं वोट्स आए हैं, हम अपनी बातों को पूरे तौर पे पहुंचाने का काम किया जनता के बीच में और जनता एक्सेप्ट कर रही थी। यहाँ नहीं, विदेशों से भी फोन आ रहे थे कि प्रशांत जी हम आप लोगों के साथ हैं। लेकिन ये सरकारी तंत्र के सामने इस बार सब फेलियर हो गया और पूरे मुस्तैदी के साथ सरकार ने अपने एजेंडे को पेश किया और महिलाओं को 10,000 रुपया देना, बिजली 125 यूनिट फ्री करना, जन स्वराज के पेंशन 1100 करना, वो चलता रहता है। उसमें ये लोग कामयाब जरूर हुए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में आपको फिर बिहार में एक तीसरा शक्ल देखने को जन स्वराज का जरूर मिलेगा। जन स्वराज से डर के ही कहीं एनडीए ने तो ये सारी योजनाएं नहीं लाई थी। मैं तो कह रहा हूं कि हमारे चिल्लाने को वही सही, जो 20 साल में 400 को ये लोग 401 रुपया नहीं वृद्धा पेंशन किया, वो 1100 कर दिया उन लोगों ने। जब हम लोगों ने कहा कि बिजली का मसला आएगा तो 125 यूनिट फ्री कर दिया। जब हम लोगों ने एक शराब जैसा ज्वलंत मुद्दा को, जिससे 30,000 करोड़ का बिहार सरकार को नुकसान है और 6.5 लाख गरीब गुरबा बच्चे अभी जेल में बंद है, जिनको छुड़वाने वाला कोई नहीं है, हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग की सरकार बनेगी तो शराब का ये जो कानून बना है, बिकना बंद नहीं हुआ, अब तो घर में डिलीवरी हो रहा है, उसको हटाएंगे और एक नए सिरे से इस पे हम लोग अमल करेंगे। उसको भी
इन लोगों ने नजरअंदाज किया। तो हम लोग बिहार के जनता के बीच फिर जाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे कि क्या कमी हो गई। हम तो आपकी भला की बात कर रहे थे, लेकिन आपको अगर समझ में नहीं आई है तो उसमें प्रशांत किशोर की क्या गलती है। लेकिन हम फिर से पूरे मजबूती के साथ 2030 में आपके सामने नजर आएंगे। रामलीला ठाकुर जी, आप भी हाथ उठा रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं। सवाल मैं पहले दाग दूं आपके ऊपर कि जनसुराज जो कह रही थी उसी हिसाब से आपकी योजनाएं निकल कर आ रही थी, तो कहीं ना कहीं जनसुराज ने एक भय का माहौल तो बनाया था एनडीए के ऊपर। देखिए, जनस्वराज, यही अभी हमारे जनस्वराज के नेता बता रहे हैं कि हम 1 साल पहले एबे किए और 1 साल में हम इतना स्टेबल हुए। वो जवाहरलाल नेहरू जी का एक स्टेटमेंट था कि हमारी सेना बड़ी तेजी से लड़ी लेकिन 4 चौकी पीछे हट गई। तेरे भाई अब लड़ी क्या। दूसरी बात है कि जनस्वराज वाले जो है पब्लिक को समझ नहीं पाए। पब्लिक को भरोसा हुआ कि माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो चीज़ दे रहे हैं उसमें हम बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल सेफ सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, कोई चीज़ का कमी है ही नहीं, तो हम इनके प्रलोभन में क्यों जाएंगे। दूसरी चीज़ कि जन स्वराज वाले का जो है, हमने आपको शुरू के एक डिबेट में हमने जिस मुद्दा पर बात किए थे उस दरमियान में हमने कहा था कि ये प्रशांत किशोर जी नीतिकार है, पॉलिटिशियन नहीं है, समाज सेवक नहीं है। वह पैसा लेते थे, किसी पार्टी का अपना नीति फार्मूला देते थे जो आप ऐसे इलेक्शन लड़िए। अरे प्रशांत किशोर जी को तो शर्म आनी चाहिए कि आपने बोला था कि अगर माननीय नीतीश कुमार जी यानी जदयू को अगर 25 सीट से ऊपर आ गया तो हम राजनीति छोड़ देंगे, बिहार छोड़ देंगे। वो अभी ये स्टेटमेंट्स किस ग्राउंड से दे रहे हैं? उनको तो भाग जाना चाहिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं अमिताभ जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि ये सवाल तो उठ रहा है और अभी एक जो मीडिया में बातचीत चल रही है कि अभी भी आपको नीतीश कुमार को जो है वो खुश करके रखना पड़ रहा है, मेजॉरिटी होने के बावजूद भी आप हिम्मत नहीं कर रहे हैं नीतीश कुमार से पंगा लेने का, क्योंकि अभी भी महागठबंधन जो है वो नीतीश कुमार को अपने खेमे में लेने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ये सब उपक्रम विपक्षी हमेशा करते रहते हैं। नीतीश कुमार जी को 2005 में या पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे तो हमारे दल के माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पहली पसंद थे। चूँकि नीतीश कुमार के क्रियाकलाप से उनके जो मंत्रित्व रहते हुए कृषि मंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, जिस ईमानदारी और निष्ठा से उन्होंने काम किया था, तो बिहार को एक बदलाव की ज़रूरत थी। उस बदलाव का नेतृत्व करता नीतीश कुमार के रूप में उन्होंने देखा था। अच्छा, ये कोई पहली बार नहीं है कि हमारी 89 सीट है और नीतीश जी को 85 सीट है। तो मुख्यमंत्री कौन है पिछले 20 वर्ष से, यह महत्वपूर्ण है। जब नीतीश जी को 45 सीट थी, हम लोगों को 75 सीट था, तब भी नीतीश जी ही मुख्यमंत्री थे। इसलिए नीतीश जी सर्वमान्य नेता हैं और अभी भी नीतीश जी को ही हम लोगों ने आगे रख के चुनाव लड़ा है और विजयश्री मिली है। अब सीटें कुछ कम ज़्यादा आने से जो बेसिक्स है वो नहीं बदलता है। हम लोगों का ये संस्कार नहीं है कि हमारे सीट बढ़ गए तो अब कहें कि नीतीश जी आप गद्दी छोड़िए, अब हम लोगों को गद्दी दीजिए। चूँकि उस गद्दी पे कभी भारतीय जनता पार्टी ने ही आगे करके नीतीश जी को नेता बनाया और हमारे वो शर्मन नेता आज भी हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। बाकी बातें पक्षी ज़्यादा चिंता करते हैं कि हम लोगों में ये है वो है, कोई अध्यक्ष पद की बात करेगा। भाई, राजनीति है, राजनीति सत्ता के लिए भी होती है, जनसेवा के लिए भी होता है, तो उसमें थोड़ा बहुत आपस में बातचीत चलती रहती है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत बड़ा इशू है जिसको लेके और कोई संदेह और भ्रम की स्थिति बन रही है। जनसुराज आपको कोई कैसा लगता है? उसके लिए कोई थ्रेट नहीं है? उससे थ्रेट होकर के भाजपा कोई नीति नहीं बना रही? नहीं, देखिए, जनसुराज, अब जनसुराज के ही लोग बोल रहे हैं कि 1 साल पहले आए। देखिए, मौखिक बयानबाजी से अगर राजनीति होती तो फिर इतना जो 70 साल से यहाँ जो जनतंत्र है बेकार की बात कर रहे हैं ना। मुख से तो हम बोल दें कि हम तो अगले 5 साल में बिहार को कैलिफोर्निया बना देंगे, तो जिन्होंने कुछ किया ही नहीं, जो सिर्फ आए और उनके पास क्या था, सिर्फ बयान था, बयानबाजी थी, इसके अलावा उनका यूएसपी कुछ भी नहीं था। एक समय तो भाजपा का भी ये था ना, जब भाजपा को भी सीटें नहीं मिलती थी, भाजपा के ऊपर भी लोग ऐसे ही हंसते थे, सत्ताधारी पार्टी। तो आपको नहीं लगता कि जनसुराज भी हो सकता है आने वाले समय में उभर के आएगी, वो भी भाजपा जैसी बड़ी पार्टी बन जाएगी?
देखिए मेरी शुभकामनाएं हैं बन जाए। भारतीय जनता पार्टी को अगर 89-90 के समय में लोग हंसते थे, चूँकि मैं उसी समय से देख रहा हूँ, उसी समय आया भी था राजनीति में और भारतीय, तो क्या हम लोग चुपचाप बैठे थे? हम लोगों ने लंबा स्ट्रगल किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने अपने खून पसीने से इस दल को सींचा है, और तब जाके हम लोग इस मुकाम पर पहुँचे कि 98 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार में आए और राष्ट्र सेवा का भाव लेके आए और राष्ट्र सेवा किए। तो ये कोई सतत प्रक्रिया है, ये स्ट्रगल करें, ये रहें, जमे रहें, मेरी शुभकामनाएं हैं। इंजीनियर शिवनंदन शाह जी, आरजेडी के लिए आपने भी अभी इस चुनाव में बहुत काम किया है, आपको क्या लगता है, क्योंकि ग्राउंड से तो सब यही दावेदारी कर रहे थे कि इस बार आरजेडी को वोट मिलेगा, कहाँ चूक रहेगी? देखिए, विधायक होना, सांसद होना एक अलग बात है, लेकिन नेता होना एक अलग बात है। मुझे गर्व है कि हमारे नेता तेजस्वी यादव जी, आरजेडी को जो मत आया है सभी पार्टियों से अधिक मत आया है, भले सरकार नहीं बना रहे हों। और ये जो 3-4 महीने से जो मैं देख रहा था, आप लोग मीडिया वाले भी, कई एक्सपर्टिस लोग, कई सर्वे करने वाले टीम, सभी ने बताया कि इस बार जो है आरजेडी महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। तो इसके चलते एनडीए, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी काफी भयभीत हो गए कि बिहार में यदि सरकार मेरी नहीं बनी तो दिल्ली में भी मेरी सरकार चली जाएगी। इसलिए उन्होंने सारा तिक्रम लगा करके जो भी उनका पावर था इस्तेमाल करने का, ये लगाकर इस खेल को बदलने का प्रयास किया। और हम लोगों को कहीं ना कहीं चूक हुई इस मैनेजमेंट में, हम लोग उनके मैनेजमेंट के ये पड़ गए। अब हमारी पार्टी जो भी जनमत आया है, प्रजातंत्र में जनता का जो मत आया, हम सब उनका स्वागत करते हैं। तो अब हम लोग आत्मचिंतन करने के लिए भी, जैसे कल बैठक हुई है और बैठकें होने जा रही है, हम लोग जनता के बीच जाएंगे, लोगों को समझेंगे, जानेंगे, उनके दुख दर्द को समझेंगे, और यदि विपक्ष में हम लोग रहे तो जनता के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहेंगे। कौशल आनंद जी, महागठबंधन के साथ में बीजेपी बिहार के विधानसभा चुनाव में लड़ रही थी कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस आरजेडी के साथ सामंजस्य बिठा नहीं पाई थी, क्या ये मानते हैं आप हार का सबसे बड़ा कारण? नहीं, देखिए, पहले तो एक शेर कहना चाहूँगा मैं कि उनके इश्क में क्या क्या नहीं फसाने हुए, उनकी इश्क में क्या क्या नहीं फसाने हुए, कभी हीरे जलाए गए, कभी कोयले तराशे गए। तो वही हुआ है। 2013 में भी ऐसे ही मीडिया ने मोदी का बहुत बड़ा गुब्बारा बनाया, और उनका संगठन था आरएसएस, पहले से काम कर रही थी लगभग सालों से, 70-80 सालों से। उस वजह से उनको अब 100 साल हो गए, 13 में 80-90 साल जो कह लीजिए। तो उस वजह से जो है उनको सफलता मिली और प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी। भाजपा के हमारे प्रवक्ता बड़े भाई, उन्होंने कहा कि बड़बोले नेता है प्रशांत किशोर, तो चेले किसके हैं? मोदी जी के चेले हैं। मोदी से बड़बोला इसके लिए भी तो उन्होंने प्रचार किया था, और राहुल गांधी उनकी बात नहीं माने, इस वजह से कांग्रेस हार गई ना। राहुल गांधी देश की सोचते हैं, राहुल गांधी अपने वोटर्स की नहीं। हार तो गई कांग्रेस, ठीक है, हार कोई दिक्कत नहीं है। देश, देखिए, हमने देश बनाया है, आजाद कराया, देश बनाया, और देश के जो एकता अखंडता के साथ खिलवाड़ होगा ना, चुनाव हारना पड़े, नुकसान, राजनीतिक नवा नुकसान होता रहे, लेकिन हमने बनाया। हमारा घर जो है ना, वो हमारा, मतलब हम उसको बचाएंगे। देश हमारा घर है, कांग्रेस से पहले देश है हमारा, भाजपा की तरह नहीं है। तो बड़बोलेपन का बात किया उन्होंने, अभी एकदम एक अक्षरशः उनका वर्ड में बोल रहा हूँ कि बिहार को कैलिफोर्निया बना देंगे। कोई आया था 2013 में, माँ गंगा का लाल, वो कहा करता था कि काशी को क्योटो बनाएंगे, 15 लाख हर खाते में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे हर वर्ष। प्रशांत किशोर को भी लगा कि ऐसा ही आएंगे, कुछ इधर उधर मारेंगे, हाथ पैर हो जाएगा। तो चेले तो उन्हीं के हैं, उन्हीं को। और दूसरा चीज, प्रशांत किशोर की भूमिका भी बहुत संदेहास्पद है इस चीज में, कह रहा हूं। उन्होंने जो एंटी बीजेपी वोट, वो वोटर्स जो कहते थे हम आरजेडी कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे, लेकिन आप बीजेपी अच्छी नहीं है, उसके लिए एक स्पेस बनाया, ठीक है, उसको वो अपने खाते में ना ले जाकर फिर अंततः ये हुआ कि नहीं, लोगों को लगने लगा कि नहीं, अब जनसुराज तो जीत नहीं रही है, चलो हम वोट कर देते फिर से बीजेपी को, आरजेडी जो हमारे खेमे में आने वाली थी, वो वोट को कहीं ना कहीं बीजेपी ने प्लांट करके प्रशांत किशोर को बिहार में हमारे तरफ आने से रोका, और वो अपनी तरफ, मतलब बीजेपी अपनी तरफ ले गई। तो प्रशांत किशोर को हम क्लीन चिट नहीं दे सकते। और बात रहा, जहां तक कह रहे हैं ना लोग कि हम राजनीति छोड़ देंगे, हम फलाना ढिंगाना, आप कह रहे कोई पद पे नहीं है, तो मोदी जी से एकदम
अब आगे बढ़े वो अच्छा बात है, लेकिन मोदी जी जो बड़बोलेपन में है ना, तो मोदी जी के पीछे में एक था कि भाई उनकी सालों की मेहनत थी, उनकी पार्टी की, आडवाणी जी की खेती की हुई थी, बुआई की हुई थी, पानी पटाया, यूरिया खाद वाद मार के किया, फसल काटने के टाइम में, थ्रेसिंग के टाइम में मोदी जी आए और काट के ले गए, वो हुआ। लेकिन प्रशांत किशोर का वैसा कुछ है नहीं बिहार में और होने वाला नहीं। आप अपनी एक और चीज वो फिर से अभी तमिलनाडु में चुनाव है, तमिलनाडु में फिर से वो भाग जाएंगे क्योंकि उनको पैसा कमाना है, तो तमिलनाडु फिर भाग जाएंगे। एक और चीज मैं बता रहा हूं, यही प्रशांत किशोर को लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। मैं उनसे मिला था 2019 में पर्सनली, वो बात बिहार की 2019 या 20 में कर रहे थे, बात बिहार की करके उन्होंने एक लॉन्च किया था और कहा था कि क्या प्रशांत किशोर मैं इतना काबिल तो हूं कि चलो विधायक एमपी नहीं बना सकता हूं, 8500 काबिल युवा मुखिया मैं बना सकता हूं, वो बोले। और उधर से ममता दीदी का फोन आया, कार्गो प्लेन में बैठ के वो गए थे कोविड में, जब लॉकडाउन लगा। ये तो चलिए प्रशांत किशोर की बात हो गई, विश्लेषण बहुत सारे विश्लेषण हो गए उनके ऊपर। आपके चलिए वो प्रशांत किशोर का मैं ये भी मानती हूँ कि वो वहां भी भाग जाएंगे तमिलनाडु क्योंकि पैसा कमाना है, लेकिन आपके नेता तो चुनाव के वक्त ही भागे रहते हैं। नहीं, चुनाव के वक्त नहीं भागे थे, चुनाव के वक्त ग्राउंड पे थे, लड़ रहे थे, उन्होंने बहुत मेहनत किया, वोटर अधिकार यात्रा। यही तो दिक्कत है कि प्रशांत किशोर जैसे बरसाती मेंढक का आप एक छोटा सा यात्रा होता है वो दिखाते हैं, और देश का लीडर ऑफ ऑपोजिशन 17 दिन बिहार में घूमता है, वो आप मीडिया को नहीं दिखता है। आप पूरी की पूरी मीडिया अडानी अंबानी, जिसमें प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई थी, उसमें प्रधानमंत्री की मां को गाली, नरेंद्र मोदी, ये क्या नाम है, राहुल गांधी जब स्टेज से छोड़ के चले गए थे, जब मंच में अगर ये सभा को भंग कर दिया जाता है, उसके बाद क्या होता है, वो जिम्मेदारी हमारी नहीं होती है। फिर अपॉलॉजी कभी नहीं आई कांग्रेस। मैंने मांगी है, राहुल गांधी, कितने लोगों ने कहा है इस बारे में कि वो गलत बात है। अगर यही बात है, यही पैमाना है, तो उन्होंने तो कहा था कि भाई हाइब्रिड बछड़ा है राहुल गांधी, उन्होंने जर्सी काऊ कहा था, जर्सी काऊ कहा था सोनिया गांधी को, तो मीडिया वाले कहां थे मीडिया वाले? और गाली एक पागल आदमी ने गाली दे दी, जो कि सभा को, जब भी सभा की अध्यक्षता होती है और सभा खत्म कर दिया जाता है, जब नेता निकलता है, नेता के पीछे चला जाता है, उसके पीछे गाने बजा दो, कुछ भी कर दो, बहुत सारा चीज है। तो ये चीज हमको ना सिखाए जो पार्टी राहुल गांधी को पप्पू साबित। राहुल गांधी कहां है अभी? वो चुनाव के वक्त कोलंबिया नहीं चले गए? दौरा था वो पहले से तय दौरा। कोलंबिया में कौन सा दौरा था बिहार चुनाव? अरे तो यूनिवर्सिटी में जाके आप तो देख रहे हैं, राहुल गांधी का पेज देख लीजिए, हर दिन वो क्या कर रहे थे, हर दिन क्या कर रहे थे। राहुल गांधी का क्या काम? आप दिल्ली छोड़ दीजिए, राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, मैं बता रहा हूं, दिल्ली में जिस दिन वो हुआ था, ब्लास्ट हुआ था, ठीक है, मीडिया ये बताने में लगी हुई थी कि ये ब्लास्ट नहीं है, छोटा नुकसान हुआ है, 13 लोगों की जान गई है। 13 लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है। 2900 किलो आरडीएक्स दिल्ली में लाल किले के पास आपको पहुंच जा रहा है। अमित शाह भी गृह मंत्री पद पे बने, उनको शर्म नहीं आ रही? 2900 फरीदाबाद से पकड़ा गया था, वो मीडिया ने 20-25-30 किलोमीटर दूर है दिल्ली उसको तो कवर किया ना मीडिया ने। कैसे पहुंचा? कवर किया मीडिया ने, वो बात नहीं है, कैसे पहुंचा? दिल्ली का गृह मंत्री, भारत का गृह मंत्री अभी तक उस पद पे कैसे बना हुआ है? पालगांव हुआ, पद पे कैसे बना हुआ है? 2008 में जब अटैक हुआ था, एक आतंकवादी को जिंदा नहीं जाने दिए थे, 9 का 9 आतंकवादी मारा गया था, एक को जिंदा पकड़ा था, उसको फांसी हुई थी। और सुनिए मैडम, उसी टाइम महाराष्ट्र का सीएम ने इस्तीफा दिया था, देश के गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था। अच्छा, होटल ताज में जब हुआ अटैक तो कहां केंद्र से किसी ने इस्तीफा दिया था? केंद्र गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था, महाराष्ट्र के सीएम ने इस्तीफा दिया था। आप देखिए, फिर से चेक कीजिए। आप ये रामलला ठाकुर जी कुछ आप जो कह रहे हैं ना, उस टाइम नरेंद्र मोदी जब हमारी सेना वहां पे लड़ रही थी आतंकवादियों से, वहां पे जाके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कैसे हो गया ये? उनको आना चाहिए था। अभी तो बहुत राजा बेटा जैसा विपक्ष है। ऑपरेशन सिंदूर के साथ समय हम लोग खड़े थे। एक और चीज मैं जोड़ रहा हूं इसमें, उस टाइम प्रधानमंत्री ने कहा था कि एनी एक्ट ऑफ टेरर इज एन एक्ट ऑफ वॉर, ये कहा था। तो फिर एक्ट ऑफ टेरर हुआ दिल्ली में, कहां वॉर हो गया पाकिस्तान से? क्या होता है? ठीक है, ये अगर इस मुद्दे पे अभी डिस्कस करने लगे तो ये बहुत लंबा जाएगा, लेकिन हाँ, अब्दुल माजिद जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे एक बार प्रतिक्रिया। देखिए, दो मामला है, दो फैमिली है, एक एनडीए, दूसरा महागठबंधन। तो एनडीए वाले हमारे सारे भाई बड़े, ये लोगों ने जो मिशन को लेके चुनाव लड़ा, वो इनकी दाल नहीं गली। नीतीश कुमार जी को इतना सीट आ गया, उनके चेहरों को सिर्फ इन लोगों ने सामने रखा, लेकिन नीयत इनकी खराब थी, उनको अपना मुख्यमंत्री बनाना था, उसमें ये कामयाब होते हुए नहीं दिख रहे। दूसरी तरफ गठबंधन की टीम है, आप देख लीजिए, हारने के बाद जो हश्र उनका हुआ है, 25 पर सिमटने के बाद पूरा परिवार उनका दरहम बरहम हो गया। भाई छोड़ के भाग रहा, बहन छोड़ के भाग रही, और ये लोग बात कर रहे हैं 1 साल जिसकी पैदाइश नहीं हुई प्रशांत किशोर की। हम प्रशांत किशोर 1 साल पहले आया, आज कुछ तो दम है कि सारे लोग प्रशांत किशोर की ही बात कर रहे हैं। इसलिए आने वाले 2030 में हम इनको बताएंगे और दिखाएंगे
कि जन स्वराज की ताकत क्या है और प्रशांत किशोर किस व्यक्ति का नाम है। देखिए, जब जब कांग्रेस माननीय ये राहुल गांधी जी जब बिहार आए हैं, उस पार्टी का जो है सुफरा साफ हो गया है। जितना बार उन्होंने पूरा देश भ्रमण किए थे, इस बार वो क्या कहते हैं, कौन सा यात्रा निकाले हुए थे, वो यात्रा किए है, वो यहाँ वो कांग्रेस अपने हम तो जाएंगे सनम तुमको भी ले जाएंगे वाली हाल। एक कंक्लूड करते हैं अब। मैं दो बात कहूँगा। पहला कि इन्होंने कहा कि ये आतंकवादी घटना हुई, वार कहाँ हुआ। तो प्रधानमंत्री जी ने जब ऑपरेशन सिंदूर को स्टैंड बाई में रखा था, उसी वक्त कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ये ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, देखिए क्रिकेट मैच अलग चीज़ है, वो अपना हाँ मुद्दा तो, और हम उंगली उठाते रहे वो उंगली, उससे काम नहीं चाहिए। दूसरा, एक चीज़ से मैं थोड़ा असहमत हूँ, जैसे इन्होंने कहा कि आरजेडी को 20% वोट आया, हमें 19। देखिए मेरा अपना ये मत है कि गठबंधन को, चाहे वो एनडीए का गठबंधन है, उसके कुल वोट कितने थे प्रतिशत उसको माना जाए और महागठबंधन को उसको माना जाए। क्योंकि अब हम 101 पर ही लड़े, कोई 143 पे लड़ा तो उसको तो ज़्यादा वोट आएगा ना। तो ऐसे परसेंटेज का नहीं होना चाहिए, गठबंधन टू गठबंधन का होना चाहिए। तो अब इस चर्चा को, अगर इस चर्चा को हम अभी बातें करते रहें तो बहुत सारा मुद्दा निकल के आएगा, क्योंकि हारने के बाद जो हारी हुई टीम होती है उनके अपने मुद्दे होते हैं, जीतने के फिर अपने दावे होते हैं। तो लेकिन अभी जो पूरी बात निकल के आई उसमें यही कि जो विपक्ष है वो अभी भी 10,000 वोट और जो SIR का मुद्दा है और चुनाव आयोग के ऊपर वो लगातार जो है वो अपना प्रहार कर रहे हैं। और जो जीत गई है जो पार्टी, उनका बस ये कहना है कि ये हमारी जो सफलताएं हैं जंगल राज को ख़त्म करने का है, उसी की ये पूरी जीत है। तो इसी के साथ इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। और जितने हमारे यहाँ पे आज उपस्थित हैं, उनसे भी हमारे मेहमान यहाँ उपस्थित हैं, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। और इसी के साथ इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।